तो आज हम लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस। नहीं सर, नहीं दिख रही। अब दिख रही है? जी सर। सर अभी क्या कहते हैं, ब्लैक हो गया। आप सभी लोग देख पा रहे हैं? जी सर। जी गुरु जी सर। हाँ हाँ, तो आरंभ करें। हम लोग कल से प्रयास करें कि सभी लोग 5, 9, 8, 5 तक जुड़ जाएं, जिससे समय इसमें कम होता है, तो हम लोग अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। आज का विषय है, कल हमने मंगलाचरण पर यथामति प्रतिपादन किया। आशा है कि यह आप लोग इसका अनुगम कर पाए होंगे। आप लोग पहले से पढ़े हैं। हम यहाँ आवृत्ति मात्र कराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी तो हम आपकी आवृत्ति करा रहे हैं कि जिससे हम लोग पुनः उस विषय से परिचित हो सके, पुनः बार बार उस विषय को हम लोग देख सके। तो उस कारिका काव्य प्रकाश में 2 अंश हैं, कारिका और उस कारिका की व्याख्या जो है वृत्ति भाग। तो यह आप लोग अपना माइक बंद करके रखेंगे तो मैं कुछ कहूंगा तो आप सुन पाएंगे। सर काव्य संप्रति श्रूयते वा? हाँ, जो अन्य लोगों का माइक खुला हुआ है वो कृपया बंद कर देंगे तो हम लोग सुन पाएंगे एक दूसरे को। हाँ, तो आज हम लोग उसकी वृत्ति भाग को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ जो कारिका अंश में कहा गया कि जयति पद से, जयति पद का अर्थ कहा गया सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो देखिए, सर्वोत्कृष्ट जो है वह यहाँ पर इस संदर्भ में अपेक्षाकृत उत्कृष्ट लेना है। सर्वोत्कृष्ट से यहाँ पर अपेक्षाकृत उत्कृष्ट समझना है। तो किसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है सृष्टि? यहाँ कारिका में जैसे हमने कहा कि नियतिकृत नियम रहिताम, कवि की सृष्टि के विषय में कहा गया कि कवि की सृष्टि कैसी है, तो नियति के द्वारा बनाए गए नियम से रहित है।
आह्लाद मात्र स्वभावा है, अन्य कारण के अधीन नहीं है, नव रसों से रुचिर है। यह किसकी सृष्टि है? कवि की सृष्टि है, जो इतने विलक्षण गुणों से संपन्न है। अब यह विलक्षण है, यह विशिष्ट गुण संपन्न है कवि की सृष्टि, इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो हमने कहा सर्वोत्कृष्ट से यहां पर अपेक्षाकृत उत्कृष्ट लेना है। तो किसकी अपेक्षा उत्कृष्ट? तो यहां पर जिसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है यह कवि की सृष्टि, उसको जानना आवश्यक है। तो किसकी अपेक्षा? तो अपेक्षा में प्रतियोगी ज्ञान आवश्यक है कि किसकी सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है, यह प्रतिपादित किया गया है। तो कैसे ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है? तो देखिए, नियति शक्तियां, ये सब ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है। कारिका अंश में हमने कवि की सृष्टि के बारे में बताया कि यह इन इन विलक्षण गुणों से संपन्न है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। यहाँ हम ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में बताने जा रहे हैं। नियति शक्त्या नियत रूपा, सुख दुख मोह स्वभावा, परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, षड रसा न च हृदयैव तैहि तादृशी ब्रह्मण निर्मिति। ये जो ब्रह्मण निर्मिति अंश है, इसको हमें सब जगह जोड़ देना है। देखिए, ये नियत शक्त्या नियत रूपा ब्रह्मण निर्मिति निर्माणम, ऐसे अन्वय कर रहा है। कैसे? हर वाक्य में ब्रह्मण निर्मिति निर्माणम जोड़ देना है। तो नियत शक्त्या नियत रूपा ब्रह्मण निर्मिति, सुख दुख मोह स्वभावा ब्रह्मण निर्मिति, प्रमाणाद्युपादान कर्मादि सहकारी आवाज नहीं आ रही है सर। परतंत्र, परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्र ब्राह्मण निर्मिति। ये ब्राह्मण निर्मिति को सब जगह जोड़ देना है। तो देखिए, तो पहला वाक्य बना नियति शक्त्या नियत रूपा ब्राह्मण निर्मिति। ये माइक किसका खुला हुआ, प्लीज बंद कर लें। तो नियति शक्त्या नियत रूपा ब्राह्मण निर्मिति, ये ब्राह्मण निर्मिति हर वाक्य में जोड़ना है। तो ब्रह्मा की जो निर्मिति है, निर्माण है, वह कैसा है? तो कहा नियति शक्त्या। नियति क्या है? तो हम आपको बता चुके हैं, नियति दो प्रकार की हमने बताई, एक असाधारण धर्म रूप नियति, और दूसरी नियति हमने बताई अदृष्ट, दैवा पर परयाय अदृष्ट। तो दो प्रकार की नियति हमने बताई। तो दोनों प्रकार की नियति जो है, उस नियति से क्या जो स्वभाव है, शक्ति मतलब स्वभाव, उस स्वभाव से नियत रूपा है, निश्चित स्वभाव वाली है, नियत स्वरूप वाली है। ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? नियति जो दो प्रकार की नियति, अदृष्ट रूप नियति और असाधारण धर्म रूप जो नियति, उसके शक्ति अर्थात स्वभाव से नियत है स्वरूप जिसका, ऐसी है ब्रह्मा की निर्मिति। यह पहला वाक्य हो गया। दूसरा, सुख दुख मोह स्वभावा ब्रह्मण निर्मिति। दूसरा वाक्य क्या हो गया? सुख दुख मोह स्वभावा ब्राह्मण, ब्रह्मा की जो निर्मिति है। देखिए, अभी हमने पूर्व में बताया कि कारिका अंश में कि जो कवि की सृष्टि है वह आह्लाद मात्र अपरिच्छिन्न स्वभावा थी, और ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है वह सुख दुख मोह स्वभावा है। तो तीनों उसमें है, सुख भी है, दुख भी है
और मोह भी है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रति सृष्टि जितनी ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसमें तीनों है। एक हो सकता है कि एक उद्भूत अवस्था में हो, अन्य दो जो है तिरोभूत हो, लेकिन है तीनों। ठीक। अब आगे अगला जो अंश है, परमाण्वाद उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। देखिए, कारण हमारे यहाँ तीन प्रकार के बताए गए हैं। उपादान कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी, असमवायी और निमित्त, तो तीन प्रकार के कारण हमारे यहाँ कहे गए हैं न्याय शास्त्र में। तो परमाणुवादी जो है वो उपादान कारण है ब्रह्मा की सृष्टि के। परमाणुवादी जो है क्या है, आदि पद से द्वयणु त्रेणु इत्यादि ले लेंगे तो परमाणुवादी जो है वो क्या है, वो उपादान कारण है। फिर कर्मादि सहकारी कारण है ब्रह्मा की सृष्टि में। तो सहकारी कारण में हमारे यहाँ दो प्रकार से व्याख्या की जाती है। देखिए, उपादान कारण जो है वह प्रधान भूत कारण है। उपादान कारण क्या है, प्रधान भूत कारण है। और जो असमवायी और निमित्त कारण है, ये दो कारण जो है वह अप्रधान है। इसलिए उन दोनों कारणों के लिए सहकारी कारण यहाँ आचार्य ने प्रयोग किया है। तो सहकारी कारण से दोनों को लेना है, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो कर्म आदि क्या है, असमवाय कारण है, और दंड चक्र चीवरादि क्या है, निमित्त कारण है। तो कर्म से यहाँ क्या लेना है, कर्म यहाँ क्रियापरक है। कर्म यहाँ क्रियापरक है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन जो क्रियाएं हैं, उन कर्म से यहाँ क्रिया लेना है। तो क्रिया आदि जो आदिपद से क्रिया जो शब्द है वह गुण का उपलक्षण समझना है यहाँ। तो क्रिया और गुण जो सहकारी कारण है, सहकारी कारण में से कौन से, सहकारी कारण में मैं दो बताए, असमवाय कारण और दंड चक्र चीवर आदि जो निमित्त कारण, इन दोनों का ग्रहण जो है सहकारी कारण से होना है। इस प्रकार से उपादान कारण एक प्रधानभूत कारण, और सहकारी कारण में दो कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। इन तीनों कारणों के अधीन है ब्रह्मा की सृष्टि। ब्रह्मा की सृष्टि इन तीन कारणों के अधीन है। इसलिए ये ऐसी है ब्रह्मा की सृष्टि। जबकि कवि की सृष्टि के विषय में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा कि कवि की सृष्टि जो है वह कवि से भिन्न जो कवि की भारती, उस भारती से भिन्न जो समवाय समवाय निमित्त कारण उनके अधीन नहीं है। अब अगले पर चर्चा आई, षड रसा जो कवि की सृष्टि है वह नव रसा है, जबकि ब्रह्मा की सृष्टि जो है उसमें 6 रस है। तो न्यून हो गए षड रस। कौन कौन से 6 रस हैं, तो कहा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, ये 6 रस हैं ब्रह्मा की सृष्टि में। तो ब्राह्मण षड रसा ब्राह्मण निर्मिति ही, 6 रसों वाली है ब्रह्मा की निर्मिति। और एक न्यूनता क्या है कि जो कवि की सृष्टि है उसमें तो संख्या का अधिक है, 9 रस हैं और 9 के 9 रुचिर हैं, 9 रुचिर हैं। लेकिन यहां तक क्या है कि वह जो 6 रस हैं न च हृदय, वो 6 के 6 हृदय नहीं है। इसमें से अम्ल जो है, क्षारी जो होता है, वह किसी को हृदय नहीं है। तो इस 6 रसों में से कुछ रस ऐसे हैं जो किसी को हृदय नहीं है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष यहाँ पर यह है, व्याख्याकार कहते हैं
कि ये जो 6 रस में जो रुचिर है वो उनमें भी व्यक्ति भेद से रुचिरता है। तो किसी व्यक्ति को मधुर रुचिर है, किसी अन्य व्यक्ति को कटु रुचिर है। तो इस प्रकार से व्यक्ति भेद से रुचिरता होने के कारण ये 6 रस रुचिर नहीं है। ऐसी है ब्रह्मण निर्मिति, ऐसी है ब्रह्मा की निर्मिति। निर्मिति अर्थात निर्माण। एतद विलक्षणा, एतस्मात् ब्रह्मण निर्मिते है विलक्षणा। विलक्षणा इष्ट गुण संपन्ना, कवि वांग निर्मिति, कवि की वाणी रूपी जो निर्मिति है। अतएव इसलिए वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो ये जो ऊपर बताए गए कारिका अंश में कि कवि की सृष्टि में नियतिकृत नियम रहता है, लादयिकमयी है, अनन्य परतंत्रा है, नव रस रुचिरा है, यह क्या है? इनके कारण वह विलक्षण है, और विलक्षण है इसलिए वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर कवि की सृष्टि प्रतिष्ठित हो, काव्य रूपी जो सृष्टि है वह प्रतिष्ठित हो। यहाँ तक प्रायः कारिका की ही बातें हैं, इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं थी, इसलिए सामान्य विषय प्रतिपादन किया गया। आगे कह रहे हैं अतएव जयत, इसलिए सर विलक्षण गुण संपन्ना होने के कारण वह कवि की सृष्टि जो भारती है वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित। अब जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते। जयति के अर्थ से नमस्कार अर्थ का आक्षेप होता है। अब कैसे आक्षेप होता है देखिए। पहले नमस्कार पदार्थ जो भाष्यकार ने कहा है, नमस्कार पदार्थ कहा है स्वस्मिन् अपकृष्टत्व प्रकारक परस्मिन् उत्कृष्टत्व प्रकारक कर शिरः संयोगानुकूल व्यापार, यह नमः पदार्थ। पुनः एक बार, अपने में अपकृष्टता का ज्ञान होना और दूसरे में उत्कृष्टता का ज्ञान हो जाना, ऐसा जो के अनुकूल जो कर शिरः संयोग है, संयोग रूप जो व्यापार है, वही व्यापार जो है नमः पदार्थ। अर्थात अपने में अपकृष्ट, मैं अपकृष्ट हूं, अधम हूं, और दूसरा उत्कृष्ट है, यह ज्ञान होना भी नमस्कार। अब देखिए कैसे जयति से इसका आक्षेप होता है नमः पदार्थ। तो देखिए जयति का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो, सबसे उत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। अब सब में कवि भी आ गया, तो कवि से भी उत्कृष्ट स्थान पर यह भारती प्रतिष्ठित हो, तो कवि से उत्कृष्ट हो गई भारती, तो कवि में अपकृष्टता का ज्ञान हो गया और कवि की भारती में उत्कृष्टता का ज्ञान हो गया। इस प्रकार से अपने में अपकृष्टता का ज्ञान, दूसरे में उत्कृष्टता का ज्ञान, यह जो जय नमः पद का अर्थ है यह जयति पद से आक्षेप हो गया। इस प्रकार से जयति पद का अर्थ नमस्कार आक्षिप्त हो गया। तो अब आगे कहते हैं इति, आक्षेप हो गया नमः पद का, नमः पदार्थ। अब कह रहे हैं इति ताम प्रति प्रत्यस्मि, ताम प्रति अस्मि प्रणत। तो इति ताम, इसको अन्वय करेंगे तो इति ताम प्रति प्रणतः अस्मि, इसको मैंने तोड़ दिया, प्रणतः अस्मि। अस्मि क्रिया है, तो अस्मि क्रिया का उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है यहाँ, तो उसका कर्ता अहम हो ही जाएगा। तो अहम मम्मट भट्ट, अहम से किसको लेना? मम्मट भट्ट। ताम भारतीम प्रति प्रणत अस्मि, उस भारती के प्रति मैं प्रणत हूं, ऐसा अर्थ का लाभ हो जाता है। कैसे? जयति पद से। जयति पद में
कवि के अंदर अपकृष्टता का ज्ञान और कवि की भारती में उत्कृष्टता का ज्ञान हुआ, जो कि नमः पदार्थ। नमः पदार्थ, नमः पद का अर्थ ही है अपने में अपकृष्टता का ज्ञान और दूसरे में उत्कृष्टता का ज्ञान। यही नमः पदार्थ है जो जयति पद से आ गया। तो इस प्रकार से कवि जो है उस कवि भारती के प्रति प्रणत है, यह अर्थ लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कारिका पूर्ण हुई। क्योंकि कारिका का जो वृत्ति भाग है उसी के अर्थ की को पूरित कर रहा है, इसमें कोई विशेष अंश नहीं परिलक्षित होते हैं, अतः इसको मैंने सामान्य व्याख्या कर दी। जहां शब्दों की व्युत्पत्ति और इन सब पर विशेष विचार वही किया जाएगा जहां पर कुछ विशेष बात वक्ता का कुछ विशेष अभिप्राय कहना होगा। ऐसे समस्त शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं कही जाएगी कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय। सारे शब्दों का प्रत्यय बताएंगे तो ये प्रत्यय बताने में ही महीना गुजर जाएगा। तो इसलिए जहां पर व्युत्पत्ति से और समुदाय से कुछ विशेष बात कहनी होगी वहीं हम प्रत्यय पर विचार करेंगे। अब आगे कारिका जो है, आगे आचार्य मम्मट भट्ट प्रयोजन कहने जा रहे हैं। तो प्रयोजन के विषय में भूमिका के संदर्भ में मैं कहूंगा कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसमें सभी शास्त्रों का परम लक्ष्य जो है वह मोक्ष है। सभी शास्त्रों का परम लक्ष्य जो है, ये जितने भी शास्त्र, जो दर्शन, व्याकरण इत्यादि जो भी शास्त्र प्रस्तुत हुए हैं, विकास को प्राप्त हुए हैं, उन सभी शास्त्रों का परम लक्ष्य जो है वह मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप शास्त्रों में भिन्न भिन्न भले ही प्रतिपादित हो, लेकिन परम लक्ष्य मोक्ष ही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब वो मोक्ष का स्वरूप लोग भिन्न भिन्न प्रतिदर्शन, भिन्न भिन्न लोग प्रतिपादित करते हैं। और उस मोक्ष में साधन भूत है धर्म अर्थ काम। जरा ध्यान देना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उन पुरुषार्थ चतुष्टय में जो मोक्ष है वह परम लक्ष्य है। उस परम लक्ष्य की प्राप्ति में साधन है धर्म अर्थ काम। इन धर्म अर्थ काम में भी धर्म प्रथम है, धर्म से अर्थ है और धर्म अर्थ से काम, इनमें परस्पर कारणता पूर्व पूर्व की है। तो धर्म से अर्थ, धर्म अर्थ से काम और धर्म अर्थ काम से मोक्ष, इस प्रकार से परम जो साध्य है, लक्ष्य है, वह मोक्ष है। अब यहाँ कहना यह है कि आचार्य प्रयोजन कहने जा रहे हैं। तो यह जो ग्रंथ है आप पढ़ रहे हैं, हमको इसका प्रयोजन बताना था। लक्षण ग्रंथ है यह, जबकि काव्य प्रकाशकार काव्यम यशसे कहकर जो है काव्य प्रयोजन कह रहे हैं। तो इसमें काव्य के प्रयोजन वो बता रहे हैं, जबकि हम लोग पढ़ कौन सा ग्रंथ रहे हैं? काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। यह काव्य तो नहीं है, यह काव्य शास्त्र। चूंकि यह काव्य में दोष का अभाव होना चाहिए, काव्य में गुण और अलंकार का समावेश होना चाहिए, काव्य कौन सा काव्य जो है वह परम आनंद का जनक होगा, अनुपहसनीय होगा, कौन सा काव्य उपहसनीय हो जाएगा, इन सब विषयों को कहता है। काव्य कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों का प्रतिपादन करता है। अतः यह काव्य का अंगभूत है। यह जो लक्षण ग्रंथ है यह काव्य का अंग है। और अंगी का जो फल है, अंगी का जो प्रयोजन है, उसी अंगी के प्रयोजन से इसकी भी प्रयोजनवत्ता है। इस ग्रंथ की यह अंगभूत है, काव्य का अंग है। और अंगी का जो प्रयोजन है, उसी प्रयोजन से इस काव्य शास्त्र रूप जो ग्रंथ काव्य लक्षण है, काव्य प्रकाश है, इस ग्रंथ की भी फलवत्ता है। तो अंगी के फल से इस ग्रंथ की भी फलवत्ता है।
इसलिए यहाँ पर काव्य के प्रयोजन बताए जा रहे हैं, काव्य शास्त्र के प्रयोजन नहीं कहे जा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अब आगे अगली पंक्ति है, हम सामान्य चर्चा कर कर आज हम यहीं विराम लेंगे और कल अष्टमी है, परसों से पाठ आरंभ होगा। तो इह अभिधेयम सब प्रयोजनम इत्याह, इहा विधेयम सब प्रयोजनम, तो इह अभिधेयम सब प्रयोजनम, यह जो अभिधेय है, आप जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अभिधेय है, अभिधेय क्या है जरा देखिए, अभिधेय जो काव्य स्वरूप, अभिधेय कौन है, काव्य का स्वरूप जो अभिधेय है, वह काव्य का स्वरूप तो यहाँ नहीं कहा जा रहा है, काव्य का स्वरूप तो आगे कहा जाएगा, वक्ष्यमाण है, आगे पहले शक्ति निरूपण करेंगे, इसके बाद वो कारण कहेंगे, कारण के बाद काव्य का स्वरूप कहा जाएगा। तो इह प्रयोग कर दिया आपने, तो इह जो अभिधेय ग्रंथ, वक्ष्यमाण जो ग्रंथ रूप जो अभिधेय, वह सब प्रयोजन है, प्रयोजन से युक्त है, सहित है, निष्प्रयोजन नहीं है, यह कहना है। तो इह पद का प्रयोग कैसे कर दिया, इस पर आचार्य कहते हैं उद्योतकार कि अभिधेय जो यहाँ पर ग्रंथ जो है, यहां से नहीं समझना चाहिए, तद दोषों से ग्रंथ कहना चाहिए, वहां से ग्रंथ का आरंभ है, यहां से ग्रंथ का आरंभ नहीं है। तो ग्रंथ का आरंभ कहां से है, तद दोषों से। यह जो पूर्व में कहा जा रहा है, यह अनुबंध चतुष्टय है, और अनुबंध ग्रंथ के आदि में कह देने चाहिए, ग्रंथ से पूर्व कह देने चाहिए कि कौन इस ग्रंथ का अधिकारी होगा, कौन क्या प्रयोजन होंगे, है क्या प्रतिपाद्य होगा, ये सब पहले ग्रंथ के पूर्व में कह दिए जाने चाहिए। इसलिए ग्रंथ का आरंभ तद दोषों से समझा जाए, ऐसा उद्योतकार का, गोविंद ठक्कुर का अभिप्राय है। उद्योतकार नागेश भट्ट का अभिप्राय। तो इस प्रकार से आगे हम प्रयोजन पर चर्चा कहेंगे। काव्य प्रकाशकार ने 6 प्रयोजन कहे हैं, 6 प्रयोजन बतलाए हैं। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। 6 प्रयोजन है इसमें। काव्य यश के लिए यश प्राप्ति होती है, अर्थ कृते अर्थ प्राप्ति होती है काव्य से, और अर्थ कृते व्यवहार ज्ञान के लिए यह काव्य है। शिव जो कल्याण, शिव से इतर जो अकल्याण, उस अकल्याण की क्षति के लिए, नाश के लिए है यह काव्य। और सद्य पर निर्वृतये, काव्य श्रवण काल में ही, अनंतर नहीं, काव्य के श्रवण के समान काल में ही पर निवृत्ति मतलब आनंदावाप्त, आनंद के लिए, और कांता के तुल्य, कांता सम्मित उपदेश देने वाला है यह काव्य। इस प्रकार से 6 प्रयोजन कहे गए हैं, जिन पर हम लोग विशेष चर्चा कल तो अवकाश रहेगा, अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो तो उसका स्वागत। और सब लोगों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसी बात तो छूट नहीं रही है मुझसे जो यहाँ कहना आवश्यक रहा हो, आप में से कोई कह सकता है। जो इस आज जिस विषय पर हम लोगों ने विचार किया, उस विषय में यदि किसी को लग रहा है कि इसमें से कुछ विषय हमारे द्वारा और कहा जाना चाहिए था जो नहीं कहा गया, वो आप में से जो कहना चाहे उसका स्वागत। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ और कुछ कहना है इसमें, कुछ पूछना है या कुछ कहना है किसी को? सर समझ में आया है, बहुत बढ़िया। तो आज पूर्ण किया जाए। माता, इसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग वीडियो मैं इस पर डाल दूंगा। ओके। तो